हेलो, वेलकम टू माय गाइड अल्टीन। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने मन पसंदीदा चैनल जिसका नाम है माय गाइड अल्टीन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में है हम उन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे जिससे रिलेटेड सीटेट के एग्ज़ाम हो, चाहे केवीएस का एग्ज़ाम हो या फिर नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम हो या रीट का कोई सी भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले एनसीएफ यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार गणित शिक्षण के बारे में क्या बातें की गई है उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद अकॉर्डिंग टू नेशनल फोकस पेपर एम्स ऑफ एजुकेशन वर्तमान शिक्षा में बाधाएं को हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम इसी वीडियो में गणित में पाठ्य सहगामी क्रियाएं को करिकुलर एक्टिविटीज इन मैथ्स जो है वो कौन कौन सी होती है और कैसे मैथ्स जो एक बर्डन वाला सब्जेक्ट लगता है स्टूडेंट्स को उसे कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं ये डिस्कस करेंगे। देन इसके क्या इम्पोर्टेंस हैं, सीसीए के महत्व के बारे में बातें करेंगे। फिर गणितीय प्रयोगशाला यानी कि मैथमेटिकल लेबोरेटरी, इसकी आवश्यकता, इसके घटक, अंग, इसके गुण, सीमाएं, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। फिर गणित परिषद यानी कि मैथमेटिक्स काउंसिल के बारे में डिस्कस करेंगे, इसकी सीमाएं क्या है और गणित प्रदर्शनी यानी कि मैथ्स एग्जीबिशन क्या होती है, कैसे हम इसको प्रदर्शन करें। फिर गणित किट के बारे में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के आखिर में हम निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं गणित शिक्षण यानी कि टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स से, कि एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार गणित शिक्षण के बारे में क्या बातें कही गई है। तो सबसे पहले बताया गया है कि विद्यार्थी गणित में आनंद सीख सके, विद्यार्थी महत्वपूर्ण गणित सीख सकें और गणित दैनिक जीवन से संबंधित हो। जी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। कैसे? जो उसकी रियल लाइफ है, रियल लाइफ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हो मैथ्स में वो सीख सके, विद्यार्थी गणितीय समस्याएं प्रस्तुत भी कर सके और उनको हल भी कर सके। तो ये बातें भी बताई गई है एनसीएफ 2005 में मैथ्स को लेकर के, और विद्यार्थी गणित की मूल संरचना को समझ सके। तो ये सारी बातें बताई गई है एनसीएफ 2005 में। इसके बाद चलिए हम नेशनल फोकस पेपर के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि वर्तमान समय में क्या बाधाएं बताई गई है, यानी कि अकॉर्डिंग टू नेशनल फोकस पेपर, है ना, वर्तमान टाइम में इसकी क्या क्या बाधाएं हैं। तो देखिए, स्कूली व्यवस्था के बारे में बताया गया है कि स्कूली व्यवस्था में एक विशेष तरह की कठोरता है, रिजिडिटी है, जो बदलाव के मार्ग पर बाधा की तरह खड़ी है। ठीक है, ये जो स्ट्रिक्टनेस है ना, रिजिडिटी, ये कह रहे हैं कि बदलाव के मार्ग पर क्या है, एक तरीके से एक बैरियर की तरीके से है। ये बातें बताई गई हैं, ये इसलिए एक प्रॉब्लम है आज के एजुकेशन में। दूसरी बात बताई गई है इसमें कि स्कूल एक विशेष तरह की विचार पद्धति को बढ़ावा देती है, जो चिंतन को तो हतोत्साहित करती है, डिकरेज करती है और नई आश्चर्यजनक अंतर्दृष्टि को रोकती है। तो ये बातें बताई गई है, ये जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम को बताया गया है इस नेशनल फोकस पेपर में। आगे हम डिस्कस करते हैं जो मेन टॉपिक है हमारा सीसीए, उसके बारे में। ठीक है, तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं यानी कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसका क्या अर्थ है, क्या होता है। तो देखिए, पाठ्य सहगामी क्रियाएं या क्रियाओं से हमारा अभिप्राय विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए की जाने वाली गतिविधियों से है। मतलब कि सीसीए में हम वो सारे वर्क करते हैं जिससे स्टूडेंट्स का क्या हो सके, ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, ऑल राउंड डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट जो है उसके बारे में उसको ध्यान में रख करके ये वर्क हम करते हैं, और भी इसके बहुत सारे इम्पोर्टेंस है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पाठ्य सहगामी क्रियाएं यानी कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती है, जिसे हम शॉर्ट में सीसीए कहते हैं, इसमें क्या होता है कि माइंड और पर्सनालिटी दोनों का ही डेवलपमेंट होता है। ठीक है, माइंड का भी और साथ ही साथ जो पर्सनालिटी है इसका भी डेवलपमेंट होता है, और इसके साथ साथ जो लर्नर है उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इमोशनल, सोशल भी इसलिए होता है क्योंकि
इस एक्टिविटी में क्या करते हैं, एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स मिल करके किसी प्लेस में वर्क करते हैं, लर्न करते हैं, तो सोशल डेवलपमेंट भी होता है वहाँ पर, वो मोरल डेवलपमेंट भी उनका हो जाता है, एस्थेटिक डेवलपमेंट भी हो जाता है। तो ये सारे चीज़ें होती हैं। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि क्रिएटिविटी हो या फिर एंथुजियाज्म हो, एनर्जेटिक हो, पॉजिटिव थिंकिंग हो, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ से होती हैं, जिसको हम शॉर्ट में CCA कहते हैं। ठीक है, तो इसका महत्व जो है कुछ इस तरीके से समझ में आता है, इसके इम्पोर्टेंस क्या क्या है कि साइकोलॉजिकल वैल्यू है इसकी क्या है, साइकोलॉजिकल वैल्यू, बच्चों पे इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। जब बच्चा CCA करता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करता है, सिर्फ रोट मेमोरी नहीं होती, वो कुछ लर्निंग बाय डूइंग से भी सीखता है ना। इससे डेवलपमेंट ऑफ सोशल वैल्यूज़ होती है, सामाजिक जो वैल्यूज़ है वो भी डेवलप होता है बच्चे में। फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है, जैसे कि क्रिकेट खेल रहा है या कबड्डी, कोई भी गेम स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है, तो इससे जो लर्नर है उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है। रिक्रिएशनल वैल्यूज़ होता है कि लर्नर कुछ चीज़ों को बना करके सीखता है, वो कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या बनाते हैं वो आगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ जो कल्चरल वैल्यूज़ है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो सारी की सारी डेवलप होती हैं, विकसित होती हैं। तो इसलिए हमें CCA का महत्व समझना चाहिए और इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंस है, इसका बहुत ही महत्व है। चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं। गणित में पाठ्य सहगामी जो क्रियाएं हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं। ठीक है, तो करिकुलर एक्टिविटीज़ जो मैथ्स में है वो एक गणितीय प्रयोगशाला हो सकती है, मैथमेटिकल लेबोरेटरी हो सकती है। मैथमेटिकल लेबोरेटरी में जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाई जा सकते हैं स्टूडेंट से। तो अगर आप अपने स्कूल में CCA करवाना चाहते हैं मैथ से रिलेटेड, तो वहाँ पर आप एक मैथमेटिकल जो लेबोरेटरी है वो बनवा सकते हैं, या फिर गणित परिषद जो है, गणित परिषद भी बनवा सकते हैं वहाँ पर, मैथमेटिक्स काउंसिल है ना, या फिर गणित प्रदर्शनी करवा सकते हैं अपने स्कूल में। और इन सभी के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, ऐसा नहीं सिर्फ ये तीन, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है जो करवाई जा सकते हैं CCA के अंडर में मैथ्स को लेकर के। तो हमने सिर्फ यहाँ पर भी 3 ही दिए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं और इन तीनों के अंदर ही बहुत एक लंबी लिस्ट तैयार हो जाती है एक्टिविटीज़ की। इन तीनों के बारे में हम इस वीडियो में अभी आगे और डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि ये चीज़ें क्या होती हैं, कैसे वर्क करती हैं और कैसे बनती हैं। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं, एक एक करके इन तीनों को ही समझते हैं और समझना यहाँ से शुरू करते हैं गणित प्रयोगशाला से कि ये क्या होती है और किस तरीके से वर्क होता है इसमें, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं हम गणितीय प्रयोगशाला यानी कि मैथमेटिकल लेबोरेटरी में। ये होता क्या है, तो ये वो स्थान है जहाँ पर विद्यार्थी स्वयं गणितीय सिद्धांतों, तथ्यों आदि के साथ अंतःक्रिया कर गणितीय समझ विकसित करते हैं। मतलब वो प्लेस होता है, जैसे साइंस लेबोरेटरी वगैरह होते हैं ना, तो इसी तरह से मैथ्स का भी लेबोरेटरी होता है जहाँ पर बच्चा क्या करता है, खुद से चीज़ों को सीखता है। कॉन्सेप्ट्स, चाहे वो कॉन्सेप्ट्स हो, थ्योरी हो या किसी भी चीज़ हो, वहाँ पर वो खुद करके उसे सीखने के साथ साथ उसके संदर्भ में जो समझ है उसकी भी वो विकसित करता है, उस समझ को भी विकसित करता है। ठीक है, तो वो गणितीय प्रयोगशाला होती है। अब देखिए गणितीय प्रयोगशाला की आवश्यकता क्यों है, जो मैथमेटिकल लेबोरेटरी है इसकी हमें आवश्यकता क्यों है। तो गणितीय प्रयोगशाला की आवश्यकता हमें इसलिए है क्योंकि गणितीय संप्रतियों को स्पष्ट करने में ये सहायक है। गणित के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो इजीली इससे क्लियर हो जाते हैं, राइट। इसके अलावा गणित का व्यवहारिक रूप प्रदर्शित करने में भी सहायक है, वो बिल्कुल करके कॉन्क्रीट रूप में देखते हैं और समझते हैं, तो उसमें भी ये सहायक है। इसके अलावा औचित्यों को सिद्ध करने में सहायक है, और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि गणितीय आकृतियों को जीवन से संबद्ध करने में भी ये प्रयोगशालाएं सहायक है, राइट। तो जो गणित के अंदर जो शेप्स वगैरह होती हैं वो हमारे लाइफ में, रियल लाइफ में कैसी होती हैं, किस किस जगह पर हम देख सकते हैं, क्या यूज़ है, तो उसको रिलेट करने में भी हमें ये हेल्प करती हैं।
तो इसलिए गणितीय प्रयोगशाला ज़रूरी है। और इसके साथ ही साथ समस्या के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में भी सहायक है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके पीछे हम साइंटिफिक जो थिंकिंग है या नज़रिया कह लीजिए, उसको भी ये विकसित करती है। और इसके साथ साथ जो चेष्टाओं व अभिरुचियों की संतुष्टि में भी सहायक है। ठीक है, बच्चों की जो इंटरेस्ट है मैथ्स जैसे सब्जेक्ट को लेकर के, उसमें भी उसको डेवलप करने में भी ये सहायक है। और गणितीय ज्ञान को सहज व वास्तविक बनाने में भी सहायक है। तो ये सारे रीजंस है जिसकी वजह से गणितीय प्रयोगशाला जो है वो ज़रूरी है। समझ आ रही होगी बातें? देखिए, अगर आपको बातें समझ आ रही हो तो लाइक नहीं रुकनी चाहिए। आपकी लाइक हमें कहीं ना कहीं मोटिवेट करती है कि नेक्स्ट टाइम कुछ और भी अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें। ठीक है, तो चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं गणित प्रयोगशाला के घटक के बारे में। तो गणित प्रयोगशाला के घटक या अंग जो है क्या क्या होते हैं? घटक समझते हैं ना, घटक या कंपोनेंट जिसे कहते हैं, मतलब किन किन चीज़ों से मिलकर के बनी होती है। हमें अगर गणित प्रयोगशाला बनाना है तो क्या क्या चीज़ें वहाँ पर चाहिए होंगी। तो देखिए, उसमें हमें गणितीय संप्रतीय दर्शाते चार्ट और चित्र चाहिए होंगे जो मैथ के कॉन्सेप्ट को क्या करें, शो कर सके। इसके अलावा जो मैथमेटिक्स जो मॉडल्स होते हैं, गणितीय जो मॉडल है वो चाहिए होते हैं और इसके साथ साथ माप तोल के लिए जो यंत्र हैं, जो भी टूल्स वगैरह डिवाइस वगैरह हैं जिसे नापा जा सके या फिर तौला जा सके, जैसे तराजू वगैरह होती है। ज्योमेट्री बॉक्स हमें चाहिए होगा। अन्य विषयों से संबंधित उपयोगी सामग्री भी चाहिए होंगे। सर्वेक्षण संबंधी उपकरण भी चाहिए होंगे और कोणीय दर्पण चाहिए होगा, हिप्सोमीटर और क्लिनोमीटर। ये सारी की सारी चीज़ें हमें चाहिए होगा किसमें, गणितीय प्रयोगशाला में, उसको अगर बनाना है। और इसके साथ ही साथ हमें लेवल के जो उपकरण हैं वो भी चाहिए होगा। ट्रांजिट चाहिए होगा, लकड़ी से बनी ठोस सामग्री चाहिए होगा, प्रोपोर्शनल जो डिवाइडर है ये चाहिए होगा। इसके अलावा स्लाइड रूलर चाहिए होगा, गणना मशीन। तो ये सारे इक्विपमेंट्स हैं जो हमें अपने गणित के प्रयोगशाला में चाहिए होंगे। ये सारे हमारे गणितीय प्रयोगशाला के घटक कहलाएंगे। तो गणितीय प्रयोगशाला के घटक मतलब क्या हुआ, कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए होंगी जिससे मिल करके हमारा गणितीय प्रयोगशाला तैयार हो सके। राइट, इसके बाद हम बात करते हैं गणितीय प्रयोगशाला अगर हम बनाते हैं तो उसकी क्या क्या गुण होने चाहिए। ठीक है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए हमारे गणित के प्रयोगशाला में। तो देखो, उसके मनोवैज्ञानिक आधारों, ठीक है, साइकोलॉजिकल उसका जो है बेस है वो होना चाहिए। शिक्षण सिद्धांतों के अनुकूल हो, जो भी टीचिंग मेथड्स है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। आगमन विधि पर आधारित हो। आगमन समझते हैं ना, इंडक्टिव मेथड जो होती है टीचिंग की मेथड है जिसमें बच्चा पहले से चीज़ों को जानता है ना, उससे रिलेट करके फिर कोई नया कॉन्सेप्ट को सीखता है। तो आगमन विधि पर आधारित होना चाहिए। ज्ञान की स्पष्टता और स्थिरता होनी चाहिए। गणित को व्यवहारिक एवं जीवन उपयोगी बनाने में सहायक हो, तो ये भी हमारी गणितीय प्रयोगशाला के अंदर गुण होनी चाहिए। नैतिक गुणों का विकास हो सके, है ना, सही तरीके से नाप तोल वाली जो बातें हैं वो हो सके। व्यक्तिगत योग्यता एवं सामर्थ्य के अनुकूल होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है कि शिक्षक शिक्षार्थी के मध्य मधुर संबंधों का विकास होना चाहिए। अब देखिए, टीचर और स्टूडेंट के बीच में अगर सही रिलेशनशिप नहीं है तो क्या ये जो प्रयोगशाला है सही तरीके से वर्क करेंगी? मुझे नहीं लगता कि सही तरीके से वर्क कर पाएंगी, क्योंकि अगर सपोज कीजिए प्रयोगशाला तो बना दिए स्कूल के अंदर, लेकिन प्रॉब्लम आने पर बच्चा उसको किसके साथ सोल्व करेगा, किसके साथ शेयर करेगा, डिस्कस करेगा, है ना। तो इसके लिए टीचर के साथ जो रिलेशनशिप है वो अच्छी होनी चाहिए और टीचर को भी हमेशा इस काम के लिए हेल्प वाली जो है उस चीज़ के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो ये सारे के सारे अगर गुण है हमारे मैथ्स के मैथमेटिकल जो लेबोरेटरी है तो एक अच्छा प्रयोगशाला साबित हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद हम गणित प्रयोगशाला की क्या क्या लिमिटेशंस हैं, सीमाएँ तो होती हैं हर एक चीज़ की, तो इसकी क्या सीमाएँ, इसकी क्या लिमिटेशंस है, इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आंशिक उपयोगिता है।
इसका पूरी तरीके से यूज़ कह लीजिए कि नहीं मिल पाता है, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इसमें खर्चा आ जाता है, क्योंकि इतने सारे मैंने आपको इक्विपमेंट्स बताए वो जो चाहिए होंगे मैथ के लिए, तो वो हर एक चीज़ तो बना नहीं सकते हैं ना, या स्टूडेंट से कलेक्ट नहीं कर सकते, तो खर्च करने पड़ेंगे, तो एक व्ययपूर्ण है। प्रयोगों का भी अभाव है कि प्रयोग जो है सही से नहीं हो पाता है। मान लीजिए खर्च भी हो गए, इस्टेब्लिश कर दिए, सारे गुण भी हैं, लेकिन वहाँ पर प्रयोग नहीं हो पा रहे, सही तरीके से एक्सपेरिमेंट्स नहीं हो पा रहे, तो उसकी भी कमी है। अधिक मानव संसाधन की भी ज़रूरत चाहिए होती है। विद्यार्थियों से बहुत ज़्यादा आशा कर ली जाती है। कई बार टीचर्स क्या करते हैं, मैथ की जो लेबोरेटरी उसमें ले गए और स्टूडेंट्स को कुछ भी हेल्प करने के बजाय उस उम्मीद कर लेते हैं कि तो स्टूडेंट्स कर ही लेंगे, तो आशा क्या हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा हो जाती है ना। समय का बहुत ज़्यादा अपव्यय होता है और आशा कर लेते हैं, और मान लीजिए कि कोई किसी एक्सपेरिमेंट में स्टूडेंट जो है बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं और फिर भी सफलता नहीं मिलती है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि समय का अपव्यय हो गया, नुकसान हो गया, समय की बर्बादी। और अध्यापक कौशल का भी अभाव है कि जो टीचर्स है उसके अंदर वो सारे स्किल्स नहीं हैं जो होनी चाहिए इस लेबोरेटरी के लिए। और जो लास्ट जो इसकी लिमिटेशन है वो अनुकूल पाठ्य पुस्तकों का अभाव है। मतलब इस तरह की टेक्स्ट बुक नहीं है जिसमें स्टूडेंट कुछ इस तरह की एक्सपेरिमेंट्स कर सके या फिर गणित प्रयोगशाला का प्रयोग कर सके। तो ये सारे सीमाएं हैं प्रयोगशाला, गणितीय प्रयोगशाला की। आई होप कि ये गणित की प्रयोगशाला के बारे में आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट जो हमारा CCA वाला जो पॉइंट था, याद है, बताइए कौन सा था वो? जी, वो गणित परिषद था, है ना, मैथमेटिक्स काउंसिल था। वेरी गुड। चलिए इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि गणित परिषद यानी मैथमेटिक्स जो काउंसिल होता है, इसका परिचय देख लेते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, तो इसका परिचय है कि विद्यालय में गणितीय संकल्पनाओं को मूर्त रूप देने के लिए बनाया गया वह औपचारिक संगठन जिसका क्रियान्वयन शिक्षक विद्यार्थी द्वारा संचालित होता है। समझे भाई? मतलब इसमें ये औपचारिक संगठन तो होगा, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तो होगा, लेकिन वो जो है पूरी तरीके से कैसे चलना है और कौन कौन उसके अंदर मेंबर होंगे, ये सारे के सारे टीचर और स्टूडेंट के जो कोऑर्डिनेशन होते हैं उससे चलता है। समझ आ गई ना बात? यानी कि स्कूल में क्या होगा, एक संगठन होगा, उसमें टीचर्स होंगे और स्टूडेंट होंगे, वही दोनों इस वर्क को कर रहे होंगे। ठीक है ना? तो चलिए गणित परिषद की उपयोगिता को देख लेते हैं। यानी कि जो मैथ काउंसिल है इसकी क्या यूटिलिटी है, इसकी क्या उपयोगिता है। तो देखिए, इसका इस्तेमाल हम गणित को रुचिकर बनाने में कर सकते हैं, यानी कि मैथ को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं इस परिषद के जरिए। समस्या समाधान दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं स्टूडेंट में, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो दृष्टिकोण है। समय का इसमें सदुपयोग हो सकता है, खाली टाइम है, कोई खाली पीरियड है तो उसमें स्टूडेंट उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। स्वाध्याय प्रवृत्ति जागृत करना, यानी इससे विद्यार्थी जो है सेल्फ लर्निंग वाली जो चीज़ें हैं वो भी विकसित कर सकते हैं, खुद से पढ़ने के लिए मोटिवेट होंगे। अन्वेषणात्मक व रचनात्मक क्षमताओं का भी इससे विकास होता है, नई नई चीज़ों को खोजते हैं और साथ ही साथ कुछ बनाने के लिए जो रचनात्मक क्षमता है वो भी विकसित करते हैं। सैद्धांतिक को क्रियात्मक बनाना, जो भी सैद्धांतिक चीज़ है, थ्योरेटिकल है, उसको फंक्शनल रूप कैसे देना है वो भी इससे सीख सकते हैं विद्यार्थी, है ना। गणित से संबंधित जो नए तथ्य हैं उनका समावेश कर सकते हैं इसमें। सहभागिता और समूह भावनाओं को भी इसमें अंगीकृत किया जा सकता है, क्योंकि जब साथ में मिलकर के वर्क करते हैं तो कोऑर्डिनेशन वाली जो और टीम फीलिंग जो है वो इसमें विकसित होती है। पाठ्यक्रम संबंधी पुनरावृत्ति करना, कि अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया तो उसको रिवीजन भी हम इसके ज़रिए कर सकते हैं, और जो सब्जेक्ट्स हैं, जो विषय हैं, उनका इंटीग्रेशन भी हम इसके ज़रिए कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम
मैथ काउंसिल में कर सकते हैं। तो ये सारी इस वजह से जो गणित परिषद है इसकी ये उपयोगिताएं हैं। ठीक है, अब हम गणित परिषद की जो स्थापना है वो कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। मान लीजिए आप इंटरेस्टेड हैं कि आप अपने स्कूल में गणित परिषद जो है वो इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो कैसे करें, है ना। गणित परिषद की स्थापना जो है वो कैसे हो, तो इसके लिए देखिए क्या करना होगा। आपको सबसे पहले अपने स्कूल के अंदर एक स्थान का चयन करना होगा जहाँ पर आप ये बनाना चाहते हैं। कोई भी एक रूम देख लीजिए अपने हिसाब से जो आपको आपके प्रिंसिपल दे दें, और साथ ही साथ फिर उसका कुछ नामकरण कर दीजिए। जैसे कि आपने मान लीजिए नाम करा गणित परिषद, मैथ काउंसिल ही नाम दे दिया। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, आपको स्टूडेंट चाहिए होंगे तो विद्यार्थियों का चुनाव कर लीजिए, सिलेक्शन कर लीजिए, और उसके बाद फिर पदों का चयन कर लीजिए कि मतलब किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, कौन क्या इसमें रहेंगे। तो इस तरीके से आपका एक जो ये ऑर्गेनाइजेशन है गणित परिषद वाला वो बनकर तैयार हो जाएगा। अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन तो बन गया, लेकिन इसको चलाएं कैसे, इसका संचालन कैसे हो। तो इसके संचालन के लिए आप एक अध्यक्ष बना सकते हैं, अध्यक्ष आप खुद भी रह सकते हैं, एक सचिव चाहिए होगा, एक कोषाध्यक्ष चाहिए होगा, या वित्त अधिकारी जो रुपयों का लेन देन ध्यान में रख सके, और इस साथ ही साथ इसमें सदस्य चाहिए होंगे। तो ये सारे के सारे आपकी टीम में लोगों की ज़रूरत होंगी, ये सारे लोग होंगे, तो जिससे आपका जो गणित परिषद है वो तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका गणित परिषद तैयार है। अब जब आपका गणित परिषद तैयार है, आप इसकी यूटिलिटी भी समझ चुके हैं, तो अब बात यहाँ पर ये आ जाती है कि हम इसके अंदर कौन कौन सी गतिविधियाँ करवा सकते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। तो देखिए गणित परिषद में हम पाठ्यक्रम व अन्य प्रकरणों पर चर्चा कर सकते हैं, जो भी करिकुलम है और जो दूसरे भी टॉपिक है उसके ऊपर हम डिस्कशन कर सकते हैं। सूचना पत्रिका व बुलेटिन प्रकाशन कर सकते हैं, प्रसिद्धि के बारे में बात कर सकते हैं, व्यक्तियों को आमंत्रित कर सकते हैं, वाद विवाद जो प्रतियोगिताएं होती हैं, डिबेट जो हैं वो करवा सकते हैं, गणितीय उपकरणों का निर्माण करवा सकते हैं। मान लीजिए कि आपके मैथ्स की जो लैब है उसमें उपकरण नहीं है, या फिर आपके जो गणित परिषद है उसी में अगर नहीं है तो उपकरण भी बनवा सकते हैं स्टूडेंट से, क्रिएटिविटी के जो क्रिएटिव स्टूडेंट्स हों। और गणित पुस्तकालय वाला काम कर सकते हैं हम, सिद्धांत निर्माण प्रक्रिया का आयोजन कर सकते हैं, गणितीय कार्यक्रमों का प्रसारण कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो हम अपने इस गणित परिषद में कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ प्रदर्शनी और मेले का भी आयोजन कर सकते हैं। एग्जीबिशन मान लीजिए लगाना है तो वो भी हम कर सकते हैं, या कोई मेला लगाना है, साइंस फेयर वगैरह लगते हैं जिस तरीके से। गणितीय इतिहास का घटना मंचन भी हम कर सकते हैं। गणितज्ञों के जन्म दिवस को हम मना सकते हैं, है ना। गणितीय खेलों और पहेलियों का आयोजन कर सकते हैं, भीति पत्रिकाओं का आयोजन कर सकते हैं। तो ये सारी, इसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, वो लिस्ट आप तैयार करेंगे तो लिस्ट तैयार होती चली जाएगी। तो ये सारे वर्क हम क्या कर सकते हैं, गणितीय परिषद में कर सकते हैं, है ना। सुनने में मज़ा आ रहा है तो लाइक ज़रूर करना। हालांकि देखिए ये बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन क्या करें, लंबा वीडियो ना हो जाए इसलिए मुझे लगातार जल्दी जल्दी बोलना पड़ रहा है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बात किए बगैर अब इसकी हम सीमाएं देख लेते हैं, यानी कि लिमिटेशंस क्या हैं। सारे फ़ायदे तो नहीं होंगे, कुछ ना कुछ इसकी सीमाएं भी होंगी, हर एक के होते हैं। तो इसकी भी सीमाएं हैं। क्या क्या सीमाएं हैं कि इसमें मानवीय संसाधनों का अभाव है। जो आपको जिस तरह के कैरेक्टर वाले पर्सन चाहिए वो हो सकता है कि ना मिले, और इससे कई बार पाठ्यक्रम में देरी भी हो जाता है ना। जो सिलेबस है वो टाइम पर कंप्लीट नहीं हो पाता है, साधन जो है वो भी नहीं मिल पाते हैं, तो साधनों का अपर्याप्तता हो सकता है। मान लीजिए रूम वगैरह चाहिए और प्रिंसिपल अप्रूव नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में आप कैसे काउंसिल बनाएंगे, है ना। तो और इसके साथ ही साथ समय भी ज़्यादा लग जाता है, प्रशासन की अनदेखी हो जाती है। वही जो बात बता रहा था मैं आपको, विद्यार्थी से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं इसमें भी कर लेते हैं टीचर कई बार कि ये तो मैथमेटिशियन है। उचित मार्गदर्शन के अभाव में विषय का नीरस हो जाना भी हो जाता है, बोरिंग भी हो जाता है कई बार। तो ये सारे क्या है, लिमिटेशंस हैं। राइट, दो बातें समझ आ गई सीसीए की। अरे आई या नहीं आई?
चलिए, तो नेक्स्ट जो बातें थी याद है, बताओ कौन सी थी? थर्ड वाली जो थी, गणित प्रदर्शनी। जी हाँ, मैथ एग्जीबिशन। इसे चलो इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। अब ये डिस्कस कर ही लिए हैं तो इस के जो पार्ट है इसे भी डिस्कस करते हैं। तो देखिए, गणित प्रदर्शनी जो है, मैथ एग्जीबिशन, ये है क्या एक्चुअली, इसे भी समझते हैं। तो ऐसा सुनियोजित और सुव्यवस्थित आयोजन जिसमें विभिन्न प्रकार की सामग्री क्या की जाती है, दर्शाई जाती है। आप यहाँ पर पिक्चर्स में देख रहे हैं, लेफ्ट साइड वाले में, इस वाले में, इधर जो स्टूडेंट्स हैं जो भी अपने सामान को तैयार करे हैं वो खड़े हैं, और इधर जो उनके इन सारे सामान को देखने के लिए आए हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये स्टूडेंट्स ये इनको शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, है ना। तो ये क्या है एक्चुअली, एक मैथ एग्जीबिशन है। दूसरी जो फोटो है राइट साइड में, इसमें भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे क्या है, सामान हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स वगैरह हैं जो स्टूडेंट्स ने कहीं ना कहीं तैयार करे हैं, और ये सारे ऑर्गेनाइज वे में रखे हुए हैं और इसको प्रदर्शित किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। तो ये होती है मैथ एग्जीबिशन, जिसमें सिंपल कह लीजिए कोई भी मैथ से रिलेटेड जो सामान बनती है उसको दिखाना एक सही तरीके से, एक प्रॉपर वे में, जिसमें सिर्फ आप ही नहीं होंगे और भी आपके जैसे लर्नर्स होते हैं, वो सारे शो कर रहे होते हैं। अब देखिए, इसकी ज़रूरत क्या है, जो मैथ एग्जीबिशन है इसकी क्या ज़रूरत है, इसकी क्या आवश्यकता है, या यूँ कह लीजिए इसका क्या महत्व है। तो देखिए, बिल्कुल महत्व है इसका, हर चीज़ का पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं, तो इसका भी है। क्या है कि जटिल संपत्तियों का सरलीकरण, जो कई बार कॉम्प्लेक्स जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो इजीली इससे के ज़रिए समझा जा सकता है। विषय संबंधी जो जागरूकता है, अवेयरनेस है, वो उसका इसमें निर्माण होता है। कलात्मक ज्ञान में भी वृद्धि होती है, जैसा कि अभी इस वाले पिक्चर में एक भी अगर आप देखेंगे तो ये जो स्टूडेंट्स जो बहुत सारी जो चीज़ें तैयार कर रखे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं इनकी जो आर्ट्स है उसका भी यूज़ है, तो कलात्मक जो ज्ञान है वो भी बढ़ता है इससे। अभिव्यक्ति कौशल का विकास होता है, एक्सप्रेशन जो है, क्योंकि स्टूडेंट इसको क्या कर रहे होते हैं, इसको एक्सप्रेस करते हैं, दूसरों के सामने बताते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ वर्क करती है या ये आखिर है क्या चीज़, तो वो इससे अभिव्यक्ति कौशल को भी विकसित करते हैं। गणित के प्रति जो भय है वो हट करके रुचि उत्पन्न हो जाती है, इंटरेस्ट जो है आने लगता है मैथ्स के सब्जेक्ट में। और अंतर्निहित जो प्रतिभाएं हैं उसका भी विकास होता है। जब स्टूडेंट्स को इस तरह से परफॉर्मेंस करने का मौका दिया जाता है तो पता चल पाता है उनके किसके अंदर कौन कौन से हिडन जो एबिलिटीज़ है वो हैं। मूर्त विचारों को अमूर्त विचारों को मूर्त देने में भी सहायक है। बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो हमें प्रैक्टिकली समझ ही नहीं आ पाता कि ये किस तरीके से हम प्रैक्टिकली देखें तो कैसा होगा, तो उसमें भी ये सहायक है। ठीक है, एग्जीबिशन सहयोग एवं सहकारिता जो है, इसमें भी सहकारिता तथा संगठन भावना को भी विकसित करता है, क्योंकि इसके अंदर मैंने बताया ना बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ होते हैं, एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट भी करना सीखते हैं, तो इसलिए ये ज़रूरी है, इसलिए इसकी आवश्यकता है। ठीक है, एग्जीबिशन की इसलिए हमें आवश्यकता है। इसके उद्देश्य क्या है, अगर इसकी आवश्यकता है और महत्व आपको समझ में आ गया हो तो चलिए उद्देश्य यानी कि जो ऑब्जेक्टिव है उसको भी समझ लेते हैं भाई, जब इतना समझ लिए हैं तो। हाँ, बोरिंग तो नहीं लग रहा भाई? चलिए देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, विद्यार्थियों के जो स्टूडेंट्स हैं उनके विचारों को सृजनात्मक ढंग से प्रोत्साहित करना। जो स्टूडेंट्स हैं उनके क्या थॉट्स हैं वो सृजनात्मक यानी कि क्रिएटिविटी जो वे है उस तरीके से प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। विद्यार्थियों को अन्य विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनाना। जब एक स्टूडेंट कुछ अच्छा करता है मैथ्स में तो उसे देख करके कहीं ना कहीं दूसरा जो स्टूडेंट है वो भी मोटिवेट होता है, तो प्रेरित होते हैं। अधिगम क्रियाओं को लोकप्रिय बनाना। ठीक है, भविष्य हेतु गणितीय आधार तैयार करना। समुदाय को विद्यालय के निकट लाना, क्योंकि जब ये एग्जीबिशन होता है तो जो बाहर के जो समुदाय है वो भी देखने के लिए आती हैं, तो जो समुदाय है वो विद्यालय के कहीं ना कहीं निकट आ जाती हैं, तो ये भी इसका उद्देश्य है। अगर हम इसके लेवल के बारे में बात करें कि कौन कौन से इसके स्तर हैं,
ठीक है। तो आयोजन के जो स्तर हैं वो देखिए विद्यालय स्तर पे हो सकता है, ठीक है, मंडलीय स्तर पे हो सकता है, राजकीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे या अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर हो सकता है। तो ये सारे क्या है इसके स्तर हैं जिस पर एग्जीबिशन किए जा सकते हैं इन सारे लेवल पे। अब देखिए प्रदर्शनी जो होता है इसका काम क्या है, ठीक है। प्रदर्शनी के काम यानी कि वर्क क्या है, तो प्रदर्शनी के जो कार्य हैं वो क्या है, खाली समय का सदुपयोग, ठीक है, जो लेजर है उसका यूटिलाइज कर सके, गणित में रुचि विकसित कर सके, अनुसंधात्मक और समस्या समाधान योग्यता का विकास करना, कक्षा के ज्ञान को व्यवहारिक बनाना, विद्यार्थियों द्वारा स्वयं अधिगम सामग्री का निर्माण करना, गणित को दैनिक जीवन से जोड़ना। तो ये सारे के कार्य हैं। अब प्रदर्शनी का आयोजन और संगठन देखें, अगर हमें आयोजन करना है तो कैसे करें, ठीक है, और इसका संगठन कैसे किया जाए मैथ एग्जीबिशन का। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हमें प्लानिंग करनी पड़ती है, योजना बनाना पड़ता है, फिर उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है, उसको यानी उद्देश्यों का हम निर्माण करते हैं, कार्य का फिर विभाजन कर देते हैं स्टाफ में कि कौन से स्टाफ क्या काम करेंगे, फिर प्रदर्शनी को हम लगाते हैं। जब ये सारा काम हो जाता है स्कूल लेवल पे तो फिर एग्जीबिशन को लगाते हैं किसी दिन। फिर क्या करते हैं, प्रस्तुति प्रतिमानों या सामग्री का चयन करते हैं, जो बेस्ट मॉडल था, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे उसके अकॉर्डिंग वो मॉडल था या वो वर्क था, तो उसको हम क्या कर लेते हैं, सिलेक्शन कर लेते हैं। तो प्रस्तुति जो भी प्रतिमान होते हैं उसका चयन हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, और फिर उनको अवार्ड दे करके प्रदर्शनी का समापन किया जाता है। तो इस तरीके से आप अपने स्कूल में प्रदर्शनी का आयोजन और संगठन कर सकते हैं। देखिए जब भी अगर आप एग्जीबिशन कर रहे हो तो कुछ सावधानियां हैं, उनका आप ज़रूर ध्यान रखें। जैसे व्यक्ति विशेष के अनुसार होनी चाहिए, जो भी एग्जीबिशन है वो जो भी व्यक्ति है उसके अकॉर्डिंग हो, शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति हो, उसके कुछ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि टाइम सिर्फ वेस्ट हो जाए। व्यक्तिगत भिन्नता को महत्व देना चाहिए, इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस हैं उसको भी इम्पोर्टेंस देना है। विशेषज्ञों के जो विचार हैं, विचारों को भी आमंत्रण करना है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो भी अपने कुछ विचार जो है इसमें रख सकें। आर्थिक रूप से ये मितव्ययी हो, यानी ज़्यादा खर्चीला ना हो, उचित समय का चयन हो, टाइम बिल्कुल परफेक्ट हो, ऐसा ना कि एग्ज़ाम चल रहे हो और आप एग्जीबिशन लगा दिए। प्रयोगात्मक प्रस्तुतियों का पूर्व आकलन हो, और सुरक्षा का तो खास तौर से व्यवस्था होनी ही चाहिए, ताकि अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो तुरंत उसको कंट्रोल किया जाए। तो ये जो 3 मैंने पॉइंट्स स्टार्टिंग में बताए थे सीसीए से रिलेटेड, वो सारे के सारे थे जिसे हमने डिस्कस करा। अब नेक्स्ट टॉपिक है, ये भी समझ लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, मैथ से रिलेटेड गणित किट है। इसका परिचय देख लीजिए कि जो गणित किट होता है वो क्या होते हैं। साधारण शब्दों में गणितीय संपर्कों का सरलीकरण करने के लिए जो उपर्युक्त वस्तु को समूह है, ये जो 2 पिक्चर में दिख रहे हैं ना, साधारण शब्दों में बोला जाए तो इन्हीं को क्या कहते हैं, गणित किट कहते हैं। बस इतना ही रहने दीजिए। अब एनसीईआरटी जो है इसके अनुसार गणित किट की क्या क्या विशेषताएं हैं। एनसीईआरटी जो है वो गणित किट के लिए क्या कहती हैं कि कौन कौन सी उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, विशेषताएं होनी चाहिए। तो एक स्थान पर आवश्यक सामग्री की उपलब्धता हो, सारे सामान एक ही स्थान पर हो, विविध उपयोग वाली वस्तुएं हो, ऐसा ना हो कि एक ही उपयोग की बहुत सारे सामान हो, अलग अलग उपयोग वाली सामान हो, कम समय वाली क्रियाओं पर आधारित हो, और आसानी से ढोने वाली हो, ऐसा ना इतनी भारी हो कि उसको उठा करके ले जाया ही नहीं जा सके, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की मितव्ययी हो, ज़्यादा महंगा ना हो, शिक्षक नवीनता पर आधारित हो, जो भी न्यू चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हो। अब देखिए जो किट होते हैं इसकी क्या महत्व, इसका महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, क्या इसका कुछ महत्व है? जी हाँ है। विषय को क्या करता है, ये सरल कर देता है, उसके विषय वस्तु को स्पष्ट करता है, अस्पष्टता बढ़ावा देता है, विषय वस्तु को सरल और रुचिकर बनाने में सहायक है, शिक्षण सिद्धांतों के अनुसार है, मनोवैज्ञानिक विधि है, जब इसका यूज़ करते हैं तो अस्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है, श्रम बचती है, मेहनत बच जाता है ना, ज़्यादा मेहनत इसमें
उतनी नहीं करनी पड़ती एक्सप्लेनेशन में। अधिकतम ज्ञानेंद्रियों का उपयोग होता है क्योंकि करके सीख रहे होते हैं, और भिन्नता के अनुरूप होती है। व्यक्तिगत जो विभिन्नता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, उसके अकॉर्डिंग होती है। अध्यापक व विद्यार्थी जो है वो क्रियाशील रहते हैं। तो ये सारे के सारे जो है महत्व है, ये सारी बातें हैं। इस वजह से गणित किट जो है मैथ्स के सब्जेक्ट में और मैथ्स की क्लास में ज़रूरी हो जाती है। ठीक है, अब देखिए कौन कौन सी इसमें सामग्री है। तो इसमें ज्योमेट्री बॉक्स हो सकते हैं, प्रकार, कोण, मापक, डिवाइडर, पैमाना, घन चढ़ें, नेपियर की पट्टियाँ, गिनतारा, भिंडिस, ठोस, घनाभ, घन गोला, ये सारे आप पढ़ सकते हैं। जियो बोर्ड वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें जियो बोर्ड काउंटिंग वगैरह के लिए, शेप दिखाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। गिनतारा जो है वो काउंटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी सामग्री जो है हो सकती है। तो ये सारी बातें हमने डिस्कस करी सीसीए को ध्यान में रख करके, ख़ास तौर से, और मैथ्स सब्जेक्ट को ध्यान में रख करके। तो अगर आज के हम अपने इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन देखें, यानी कि निष्कर्ष देखें, तो क्या निकलता है। तो देखिए आज के इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि गतिविधियाँ विद्यार्थी केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड हो, कोई भी एक्टिविटीज़ हो। प्रयुक्त होने वाली गतिविधियाँ विद्यार्थी के मानसिक स्तर के अनुरूप हो। जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो स्टूडेंट के IQ जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। ठीक है, मेंटली लेवल जो है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। हर एक कोशिश करें कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो। गतिविधियाँ प्रतियोगी भावना की बजाय सीखने, इम्पोर्टेंट बातें हैं, देखिए, सीखने की प्रवृत्ति पर आधारित हो। ऐसा ना हो कि आप जो भी एक्टिविटी करवा रहे हैं उसके अंदर सीखने वाली बातें कम हैं और कंपटीशन वाली बातें ज़्यादा हैं। तो हमें कंपटीशन नहीं कराना है, हमें तो सिखाना है। राइट। अगर आप इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत ही डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो ये NCF फोकस समूह गणित शिक्षण जो है, राष्ट्रीय फोकस समूह शिक्षा के उद्देश्य, गणित किट NCERT, इसे आप पढ़ करके समझ सकते हैं। तो आई होप कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। मैंने कोशिश करी है, मेरी एक कोशिश थी, तो पसंद आया हो तो आप लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर watching my channel, and especially this video.